सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन में सबसे पहला जो होता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को दो पार्ट में बांटा गया। पहला जो होता है, फर्स्ट पार्ट होगा कंसिस्टेंट और सेकंड पार्ट होगा इनकंसिस्टेंट। तो आप लोग क्लास 10th में पढ़ लिए कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं। कंसिस्टेंट उसको बोलते हैं जिसका कम से कम एक सॉल्यूशन हो, मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, मतलब एक से ज़्यादा भी होगा चलेगा। किसी इक्वेशन का इन्फिनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा, वो भी कंसिस्टेंट ही कहलाएगा। ठीक है। दूसरा आता है इनकंसिस्टेंट, सेकंड पार्ट। तो इनकंसिस्टेंट जो होता है वो केस होता है पैरेलल का। सारा ये सब क्लास 10th में बता दिया गया है। इनकंसिस्टेंट में क्या होता है कि एक भी सॉल्यूशन ना हो। ठीक है। कंसिस्टेंट को भी दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया। एक हो गया यूनिक सॉल्यूशन और एक हो गया इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन और दूसरा हो गया इनफिनिट सॉल्यूशन। ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब जो भी सॉल्यूशन आएगा वो आपका एक ही आएगा, एक सॉल्यूशन के अलावा दूसरा उसको सेटिस्फाइड भी नहीं करेगा इक्वेशन को। और इनफिनिट सॉल्यूशन में जो है एक इक्वेशन या एक इक्वेशन हो, चाहे दो हो चाहे तीन हो, जो आगे पढ़ेंगे, उसको इनफिनिट नंबर ऑफ एक्स वाई का वैल्यू हो चाहे जेड का वैल्यू हो, सेटिस्फाइड करेगा। तो ये सब बेसिक जो है आप क्लास 10th में पढ़ लिए थे। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को दो पार्ट में बांट दिए, पहला कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट को दो पार्ट किए, यूनिक सॉल्यूशन और इनफिनिट सॉल्यूशन। और जो नो सॉल्यूशन है उसको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है। अब आते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन को भी दो पार्ट में बांट दिया। उसको बोलते हैं ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब कि जिस दिन आपको वेरिएबल जो भी है, वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड, ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब अगर सॉल्व इक्वेशन की अगर एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू जीरो आ जाए, या आप वन वेरिएबल कर रहे हैं तो एक्स का वैल्यू जीरो, टू वेरिएबल कर रहे हैं तो एक्स वाई का वैल्यू जीरो, या थ्री वेरिएबल कर रहे हैं तो एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू अगर जीरो आ रहा है, तो आपका जो है ये ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो इसको जो है लिखा जाता है ऑल वेरिएबल्स क्या हो गया, ऑल वेरिएबल आर जीरो। ठीक है। ये ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाता है। और नॉन ट्रिवियल दूसरा होता है कि उसमें एक भी मतलब कम से कम एक वैल्यू जीरो नहीं होता है, वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाएगा। कम से कम एक नॉन वैल्यू जीरो का मतलब होता है कि जैसे मान चलिए आपने इक्वेशन को सोल्व किया तो y बराबर आ गया जीरो और x बराबर आ गया 5, तो इस केस में क्या कहेंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर कम से कम एक जो वेरिएबल है वो जीरो नहीं हो रहा। ठीक है। ट्रिवियल में क्या होता है कि x बराबर y बराबर जेड तीनों का वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ठीक है। और इसमें इस केस में ऐसा बात नहीं है, कम से कम एक वेरिएबल जीरो नहीं हो, या हो सकता है कि तीनों का तीनों वेरिएबल का मान जो है कुछ अलग आ जाए जीरो के अलावा। ठीक है। या दो को आ जाए, दो वेरिएबल का मान जो है अलग आ जाए और तीसरा जीरो आ जाए, फिर भी उसको नॉन ट्रिवियल ही काउंट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एटलीस्ट वन वेरिएबल इज नॉन जीरो। तो आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक, मतलब एक से ज़्यादा भी अगर होगा तो चलेगा। तो एक से ज़्यादा कहने का मतलब जैसे तीनों का वैल्यू जीरो नहीं आए तो उस केस में भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ही कहेंगे। तो यहाँ पे एटलीस्ट वन वेरिएबल इज नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़ के। ठीक है। तो आई होप कि आप लोग ये सब
समझ गए होंगे। अब इसको थोड़ा एक बेसिक से समझते हैं, साफ, थोड़ा एकदम बेसिक लेवल ले चलते हैं, एकदम साफ पीछे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन को जो है वन वेरिएबल से समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन मान लीजिए ए एक्स प्लस बी, ए एक्स बराबर बी दिया है, ठीक है। ये वन वेरिएबल है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे इसका जो भी होगा इसको कहाँ तक सोच सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। मान लीजिए कि फर्स्ट केस जो मानते हैं यहाँ पे ए ज़ीरो मान लेते हैं कि ए ज़ीरो दे दिया हो, और सेकंड केस ये हो सकता है ए ज़ीरो नहीं हो, ठीक है। तो सेकंड केस में क्या है कि ए ज़ीरो नहीं है, फर्स्ट केस में ए ज़ीरो है, ठीक। तो आइए ए ज़ीरो है तो ए ज़ीरो है, तो इस केस में क्या क्या मान लेते हैं कि बी भी ज़ीरो हो जाए और सेकंड केस में बी ज़ीरो नहीं हो, ठीक है। मान लिया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जैसे यहाँ पर ए ज़ीरो नहीं है, यहाँ पे ज़ीरो छोड़ के कुछ दूसरा कोई नंबर है, ठीक है, और कह रहा है बी ज़ीरो है। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड क्या है, ज़ीरो है। तो यहाँ सॉल्व अगर कीजिएगा, सॉल्व ऐसे कीजिएगा ए एक्स बराबर ज़ीरो, क्योंकि हम बी ज़ीरो मान लिए, तो बी ज़ीरो मान लिए तो RHS में ज़ीरो पुट किए, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आएगा, ज़ीरो अपॉन ए मतलब ज़ीरो, एक्स बराबर ज़ीरो आ गया। तो एक्स बराबर ज़ीरो, देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि एक्स का वैल्यू ज़ीरो है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, ट्रिवियल सोल्यूशन। क्योंकि सोल्यूशन है इसीलिए इसको कंसिस्टेंट ही बोलेंगे, ट्रिवियल सोल्यूशन, ट्रिवियल सोल्यूशन। और ये कंसिस्टेंट है, क्यों, क्योंकि डेफिनेशन बोलता है कि एटलीस्ट वन सोल्यूशन, तो उसका सोल्यूशन है, ठीक। अब आते हैं सेकेंड केस, ये कि सेकेंड केस में जो हम बी को ज़ीरो नहीं मारे हैं और ए भी ज़ीरो नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ना ए ज़ीरो है ना बी ज़ीरो है, तो एक्स का जो भी मान आएगा वो ज़ीरो के अलावा कुछ और आ सकता है, ज़ीरो तो आएगा ही नहीं। तो इस केस में क्या है कि एक्स का वैल्यू क्या आएगा, ज़ीरो छोड़कर अदर कोई भी संख्या आ सकता है, इसलिए इस केस में क्या होगा, इसको बोलेंगे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। और क्योंकि सोल्यूशन तो इसका है, क्योंकि यहाँ पे एक्स बराबर कुछ भी आ सकता है, तो वो एक्स का वैल्यू है, मतलब सोल्यूशन है, इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। आई होप कि ये आप दोनों समझ गए होंगे ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल में डिफरेंस क्या है, कि जिस दिन एक्स का वैल्यू ज़ीरो आ गया ट्रिवियल, जिस दिन एक्स का वैल्यू ज़ीरो छोड़ के कुछ हो रहा है तो नॉन ट्रिवियल, ठीक। ये तो आपका हो गया जब बी ज़ीरो ए ज़ीरो नहीं था। अब ए ज़ीरो है तब क्या क्या हो सकता है, तो आते हैं इस केस में भी आप दो चीज़ हो सकता है, या तो आप बी को ज़ीरो कर दीजिए या बी ज़ीरो नहीं कीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या होता है यहाँ पर कि जब कभी भी डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ रहा है, मतलब जब भी इसको सॉल्व कीजिएगा तो ए नीचे आएगा, तो यहाँ होगा एक्स इक्वल्स टू बी बाई ए, यही लिखेंगे। और जबकि यहाँ ए क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है, तो जब भी इस ज़ीरो वाला केस आएगा उस समय इसको सॉल्व आप ऐसे करना है, क्योंकि हम नीचे ज़ीरो रख ही नहीं सकते, इसीलिए आपको जिस फॉर्मेट में दिया हुआ उसी फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे ए ज़ीरो दिया हुआ है, तो चलिए ए ज़ीरो है तो ज़ीरो इंटू एक्स बराबर, यहाँ बी भी क्या माने, ज़ीरो मान लेते। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ज़ीरो को कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड भी ज़ीरो है और इधर भी इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। एक्स का वैल्यू कुछ भी रखेंगे फिर भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। इसीलिए इसका जो होगा सोल्यूशन क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। और एक्स बिलोंग्स टू आर लिख दीजिए,
ठीक है, या इन्फिनाइट सोल्यूशन होगा, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन लिखिए, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हो गया। ठीक, सबसे बेसिक लेवल से समझा रहे हैं जो आपको एकदम पूरा क्लियर कट हो जाए। तो इसको क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट बोलेंगे, कंसिस्टेंट, क्योंकि इसका सोल्यूशन है। ठीक है, एक्स का वैल्यू 1 रखिए, 2 रखिए, कि सोल्यूशन तो है, इसलिए इसका कंसिस्टेंट कहलाएगा। अब आते हैं बी डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो केस है क्या, ए 0 है। चलिए फिर से सॉल्व करते हैं। 0 इंटू एक्स, देखिए 0 इंटू एक्स, 0 को कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो RHS में 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, 0 नहीं है। मतलब 0 को x से मल्टीप्लाई करे और कोई दूसरा संख्या आ जाए समथिंग, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नॉट पॉसिबल लिख देते हैं, इसलिए इसका सल्यूशन है ही नहीं, इसका नो पॉसिबल, तो नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कहते हैं इसका क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, पूरा बेसिक था। ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल भी समझ गए होंगे, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट भी समझ गए होंगे। और जब भी 0 का केस आए तो आप सीधा डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कीजिए जैसे दिया है। अगर नीचे लेके सॉल्व कीजिएगा, देखिए क्या एरर आ रहा है, बता रहे हैं। सपोज कीजिए दिया हुआ था ax बराबर b, तो आइए नीचे लेके सॉल्व करते हैं, देखिए क्या क्या परेशानी आएगी। ax बराबर b, ठीक है, तो यहाँ x बराबर b बाय, ठीक, तो जैसे यहाँ क्या a0 है b0 है, तो a0 है और b0 है, तो 0/0 क्या आ जाएगा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन आ जाएगा। नो सॉल्यूशन आते ही मतलब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया तो नो सॉल्यूशन आएगा। नो सॉल्यूशन आएगा तो आपको क्या बोलेगा, क्या बोलेगा इसका, इनकंसिस्टेंट बोलेगा, ये नहीं बोलेगा, यहाँ पे सॉल्यूशन ही नहीं, इनकंसिस्टेंट बोल दिएगा। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या है कि कंसिस्टेंट आ रहा है। तो आप देख रहे हैं क्या गलती हो रहा है कि जब भी 0 वाला केस है तो सीधा आप डिनोमिनेटर जो 0 हो रहा है उसको आप नीचे मत रखिए, उसको आप सीधा सोचिए। ठीक है, अब सेकेंड केस ये था कि x इक्वल्स टू b बाय, तो हमने यहाँ a को तो 0 किए थे, अब b 0 नहीं था। x बराबर b बाय, यहाँ पर क्या था कि क्या माने थे कि b का वैल्यू क्या है, 0 नहीं है। तो यहाँ पर कुछ सपोज कीजिए 0 को छोड़ कुछ होगा, तो समथिंग डिवाइड बाय 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा। तो इन्फिनाइट का मतलब आप ऐसे भी सोच सकते हैं, वेरी वेरी लार्ज नंबर। तो इस केस में क्या होगा, सोल्यूशन हो जाएगा। सोल्यूशन हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, इसको आप कंसिस्टेंट बोलिए, क्योंकि x बराबर इन्फिनाइट जो है वेरी लार्ज नंबर, आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है, नो सोल्यूशन, जबकि यहाँ सोल्यूशन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं एरर क्या हो रहा है कि आपको जब भी 0 केस है तो आपको ऐसे नहीं शो करना है, आपको सिर्फ ऐसे शो करना है डायरेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो है केस फर्स्ट जो है 2 वेरिएबल्स एंड 2 इक्वेशन। ठीक है, अब 2 वेरिएबल का बात करेंगे, 2 वेरिएबल का बात जब भी करेंगे तो 2 इक्वेशन में हमको चाहिए, 2 अननोन है, तो फिर वही 2 वेरिएबल जो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, तो अभी बेसिकली अभी क्लास 10th का ही समझिए कि टॉपिक चल रहा है। ये डिटर्मिनेंट में सेम वही चीज़ है। अब इसको जो है ये दो एक्चुअल में ये 2 लाइन का इक्वेशन है दिया है, स्ट्रेट लाइन का। तो ये दोनों इक्वेशन जो है 3 केस बन सकता है, 2 इक्वेशंस। क्या क्या 3 केस, तो या तो दोनों लाइन ऐसे कट करे, ये L1 मान लीजिए, L2 मान लीजिए, तो इस केस में एक सॉल्यूशन होगा जिसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है,
और इसका कंडीशन होता है कि A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन है इसलिए इसको कंसिस्टेंट बोलेंगे। ये कंडीशन है चेक करने का यूनिक है कि नहीं। दूसरा केस कि पहला लाइन दूसरा लाइन पे चढ़ जाए, तो इस केस में क्या होगा, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन जब भी आएगा तो इसको भी क्या बोलेंगे, प्यार से कंसिस्टेंट बोलेंगे। तो कंडीशन यही है कि ये रेशियो बराबर आ जाए। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट। ये भी बेचारा कंसिस्टेंट है। ठीक, उसका लास्ट जो है कि पैरेलल आ जाए। ये 3 केस के अलावा और केस प्रोड्यूस ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो पैरेलल केस में क्या होता है कि 2 का रेशियो बराबर है लेकिन कांस्टेंट का रेशियो बराबर नहीं हो, तो इसमें नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। ठीक, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि बोल रहा है कि द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इतना एंड इतना हैज इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन इच। ठीक है, ये बोल रहा है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, फाइंड द, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच के का किस मान के लिए इस इक्वेशन का जो है इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन हो। ये क्वेश्चन IIT 2002 में आ चुका है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है जो आपको बताए थे कॉन्सेप्ट कि इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन का कंडीशन जो होता है वो होता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो इस इक्वेशन में देखिएगा जो भी कांस्टेंट टर्म जो भी है RHS में उसको LHS में ले आइएगा। कहने का मतलब जब आप क्लास 10th में पढ़ते थे तो वहाँ पे पहले ऐसे कर दिए, ये बोर्ड में ऐसे कर देते, लेकिन जब आप कंपटीशन में जाएगा तो इतना नहीं करना है। एग्ज़ाम देते टाइम आप मन में कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट आपको बैठाना है रिजल्ट पे। ये k+1 के इज इक्वल्स टू 8/k+3 इज इक्वल्स टू -4k/-3k-1। ठीक है, ये माइनस माइनस कट गया। अब यहाँ से आप आसानी से के का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा के का वैल्यू। अगर सपोज कीजिए लॉजिक तरीका से इसको सॉल्व कीजिएगा तो अगर 1 पुट करके देखते हैं तो कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, के वैल्यू 1 पुट करने को। ठीक है, नहीं अगर चलना है सॉल्व करना है तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। सॉरी यहाँ क्वेश्चन में जो है सही था पहले, द नंबर ऑफ पहले जो क्वेश्चन था वो सही था। ठीक है, आपको के का संख्या निकालना कितना है। ठीक है, तो कंडीशन में बैठाए, कंडीशन बैठाने में सारा बेसिक 10th लेवल का, ये एडवांस 2002 में आया था। और इसके बाद क्या कि एक बार इसको इससे को बराबर करके, ठीक है, पहले सिंप्लीफाई किया है, एक बार ये दोनों को बराबर किए तो ये इक्वेशन फॉर्मेट हुआ, के का वैल्यू 1 आया 3 है। ठीक, फिर एक बार इसको इससे बराबर किया, के का वैल्यू 1 2 आया, यहाँ 1 3 आया, यहाँ 1 2 आ गया। मतलब यहाँ ऐसे ही दिख रहा है कि वैल्यू डिफरेंट कितना 1 2 3 अलग अलग संख्या आ गया। उसके बाद फिर है एक बार इसको इससे कर दिए तो यहाँ से k-1 का होल स्क्वायर बना सॉल्व करने का, तो डिफरेंट सोल्यूशन जो आ गया के का 1 2 3, इसलिए वैल्यू ऑफ के बराबर क्या होगा 3। नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ के का संख्या कितना है 3। कौन कौन दिन 1 2 3, तो आप 1 2 3 एक बार 1 पुट कीजिएगा इस इक्वेशन में सेटिस्फाइड करेगा दोनों में, एक बार 2 पुट कीजिएगा दोनों में सेटिस्फाइड करेगा, 3 पुट कीजिएगा दोनों को सेटिस्फाइड करेगा। या इस रिलेशन पे भी आप बैठा के देख सकते हैं
1 पुट कीजिएगा तीनों बराबर, 2 पुट कीजिएगा तीनों बराबर, 3 पुट कीजिएगा तीनों बराबर। तो यही आपका था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोला है कि फाइंड सोल्यूशन। सोल्यूशन कहते हैं एक्स और वाई का वैल्यू निकालना। तो एक्स प्लस वाई बराबर 2 और 2x प्लस 2 बराबर 4। पहले ये चेक करेंगे इसका सोल्यूशन कितना है। देखिए यहाँ 1 है, यह 2 है, यहाँ भी 1 है, इधर 2 है, ये बेचारा माइनस, इधर आकर -2 आ जाएगा, ये इधर आकर -4 आ जाएगा। तो मतलब तीनों का रेशियो बराबर आ गया, मतलब इन्फिनाइट सोल्यूशन आ गया। ठीक है, इन्फिनाइट सोल्यूशन आ गया, मतलब इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आया। जबकि सोल्यूशन हमको बोल रहा है तो कैसे निकालेंगे। देखिए इस टाइप का केस को कुछ नहीं करना है। लेट आप या तो x को कुछ मान लीजिए t मानते हैं, t प्लस वाई बराबर 2, तो y की वैल्यू 2 माइनस टी। ठीक है, तब बस आपका जो सोल्यूशन हो गया, सोल्यूशन मतलब जो भी आएगा t, 2 माइनस टी, वेयर t बिलोंग्स टू r। r मतलब r का वैल्यू 1 2 3 जो डालना डालते जाए और उसके करस्पॉन्डिंग x और y का वैल्यू आते जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक है।